हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। हम लोग सोशोलॉजी के बीए 6 सेमेस्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 17 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ठीक है। ये हमारा 18th क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, ये पीपीटी में भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। इसका आंसर हो जाएगा 1992। ओके, हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी जल्दी से डिस्कस करें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। ठीक है, जिसमें ज़रूरत है सिर्फ उसको, अदरवाइज़ इसको जल्दी से कवर कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सन 2001। ठीक है, सन 2001 को भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला का कौमार्य परीक्षण करना निषेध है। यानी कि जो वर्जिनिटी टेस्टिंग होती है उसको क्या माना गया है, वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि निषेध है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आ जाता है, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, निजता का अधिकार है ना, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो है ये निजता का अधिकार है उनका, इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या है, हमें संवैधानिक रूप से वो चीज़ मनाही है इस काम को करने की। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा कौन कौन सी है, 375 और 376 का संबंध किस अपराध के लिए दोषी को दंडित करना है। ठीक है, सेक्शन 375 एंड 376 ये किससे रिलेटेड है आपका, ये है रेप से। ठीक है, यानी कि इन धाराओं के अंतर्गत किस अपराध के लिए दोषी को दंड दिया जाता है, जो रेप का अपराधी होता है, जो बलात्कार का अपराधी होता है, उसको इन धाराओं के अंतर्गत दंड दिया जाता है। कौन कौन सी हैं, धारा 375 और 376। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ठीक है, अश्लील व्यवहार करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका धारा 509। ठीक है, सेक्शन 509, इसके अंतर्गत ऐसा करना क्या है, दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट, किसी महिला पर तेजाब से आक्रमण करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 326, यानी कि सेक्शन 326। इनको बच्चों एक कॉपी पे अलग से लिख लेना, बल्कि तो ये ज़्यादा याद रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से हमने पढ़ लिए, देखो ये आपने पहला पढ़ा, सेक्शन 375 और 376 किससे रिलेटेड है, रेप के जो अपराधी होते हैं उनको दंड देते हैं ये। ठीक है, इसके तहत दिया जाता है उनको दंड। अगला हमने पढ़ा कि अगर किसी महिला के संग में कोई व्यक्ति अश्लील व्यवहार कर रहा है तो उसको किस धारा के अंतर्गत जो है अपराधी माना जाता है, धारा 509। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई तेजाब से हमला कर देता है किसी महिला के ऊपर तो वो किस के अंतर्गत आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका सेक्शन 326 के अंतर्गत। ठीक है, इन सबको इकट्ठा लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान वेतन अधिनियम कब आया था, ये 1976 में। ये क्वेश्चन भी बच्चों बनता है, इसलिए ये अलग से ध्यान रखना। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसे कि महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को एक ही काम के लिए अलग अलग जो है वेतन दिया जाता था। यानी कि महिलाओं को वेतन कम दिया जाता था, भले ही दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को कम वेतन मिलता था, कम सैलरी दी जाती थी, और पुरुषों को अधिक दी जाती थी। ठीक है, तो इसके लिए एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम आपका पारित हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया, समान वेतन अधिनियम 1976। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि निम्नांकित में से उसमें कौन सा प्रावधान नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला क्या है, समान कार्य के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए समान भुगतान, ये तो इसमें है। दूसरा, बिना किसी लैंगिक भेदभाव के स्थानांतरण तथा पदोन्नति, ये भी ठीक है, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही समान रूप से उनका ट्रांसफ़र और प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है,
शाम 7 बजे के बाद महिला कार्य पर प्रतिबंध, यानी कि ये जो आपका अधिनियम आया है इसके बाद में किसी भी महिला को शाम के 7 बजे के बाद में काम करने के लिए कार्यस्थल पर नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी है इसके अंतर्गत। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है आपका, गर्भावस्था के दौरान महिला श्रमिक के लिए आर्थिक सहायता प्रावधान करना, ये इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रावधान नहीं करता है, ये लास्ट वाला आपका। ठीक है, आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं करता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार द्वारा दहेज निरोधक, अब क्या बोला है, संशोधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। यहाँ सब बच्चे आप लोग क्या करोगे, हमें पता है भाई दहेज निरोधक अधिनियम कब आया था, 1961 में। ये चीज़ सबको रटी हुई होगी, आई थिंक बहुत बच्चों को पता होगा, है ना, हम लोग खूब पढ़ते हैं इसको। लेकिन अब इसने क्या पूछ लिया है यहाँ पे, संशोधित अधिनियम। केवल अगर पूछेगा दहेज निरोधक अधिनियम तो आप बोलोगे 1961, लेकिन अगर पूछेगा इसका संशोधन, यानी कि इसमें फिर से क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। वो संशोधन कब हुआ था, 1984 में। पहले क्या था, जो 1961 में आया था इसमें 6 मंथ की जेल, ठीक है, और 5,000 रुपये जुर्माना, इतना था। उसके बाद में इसमें संशोधन हुआ, तो संशोधन करने के बाद में अब पुलिस के अधिकारों में इसमें बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, और प्लस उसके अलावा जो जेल थी वो 6 से लेकर 2 साल तक की कर दी गई। ठीक है, 2 ईयर्स तक की जेल हो सकती है, और जुर्माना कितना, लगभग 10,000 रुपये तक का। ठीक है, तो ये इसमें संशोधन किया गया, कब किया गया, 1984 में। और आया कब था ये अधिनियम, 1961 में। संशोधन कब हुआ, 1984 में। ठीक है, तो देख के लिखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर अपना टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मातृत्व लाभ कानून 2017, ये भी संशोधन वाला ही पूछ रहा है। ठीक है, मातृत्व लाभ कानून 2017 के अनुसार नियोक्ता द्वारा महिला कर्मी के लिए पहले व दूसरे प्रसव की दशा में कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना आवश्यक है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है। ओके, तो ये जो मैटरनिटी लीव मिलती है, इन्होंने पूछा है कि 2017 में संशोधन हुआ है, तो उसमें जो डिलीवरी है उसके बाद में कितने हफ्ते तक का, कितने वीक तक का जो है महिला को अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है, कितना हो गया है 2017 में, 26 सप्ताह तक। ठीक है, 26 वीक्स तक की लीव जो है वो मैटरनिटी लीव महिला को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित अधिनियमों के पारित होने के वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में हमें इनको अरेंज करना है। ठीक है, हमें ये बताना है, सबसे पहले इनको अरेंज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, फिर उनको 1 2 3 के मतलब उसमें सीक्वेंस में हमको इसको लगा देना है। ठीक है, जैसे कि समान वेतन अधिनियम अभी हमने पढ़ा था, कब पास हुआ था, ये 1976 में। परिवार न्यायालय अधिनियम कब, 1984 में आया था। ठीक है, और दहेज निरोधक अधिनियम कब आया है, 1961 में आया है। और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब आया है, 2005 में आया है। अब इसको हमें क्या लगाना है, सीक्वेंस में क्या बोला है इसने, पारित होने के वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में, यानी कि सबसे पहले आपका कौन सा अधिनियम आया है, 1961 वाला, यानी कि थर्ड ऑप्शन पहला हो गया। फिर उसके बाद में समान वेतन अधिनियम 1976, तो ये पहला वाला हो गया। इसके बाद फिर परिवार न्यायालय अधिनियम थर्ड नंबर पे इसके बाद आया 1984 में, तो इसको हम सेकंड वाला ऑप्शन इसके बाद हो गया। फिर लास्ट घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक्ट कब आया है, 2005 में। सब बच्चों को रटा हुआ होगा, और ये अलग से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, 3 1 2 4। ओके, तो अगर आपको जो कोड दिए होंगे, इसमें लिखा नहीं है, कोड दिए होंगे तो उसमें आपको वही वाला ऑप्शन टिक करना है जो इस सीक्वेंस में लगा हुआ हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 किस दिन से लागू हुआ। ठीक है, अब ये पूछा है इसने कि ये जो मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके विवाह संरक्षण अधिकार का संरक्षण अधिनियम था 2019 के, ठीक है, 2019 अधिनियम था, ये किस दिन से लागू हुआ है। देखो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन में क्या है, वो है एक, कह सकते हो क्लाइमैक्स, है ना, जैसे मूवी में क्लाइमैक्स होता है ना, वैसे इसमें भी है। इसका आंसर है आपका 19 सितंबर 2018। अब आप कहोगे अधिनियम का नाम तो 2019 है, तो ये 2018 में पास कैसे हो गया भाई, पहले पास कैसे हो गया। ये तो हमने देखा है कि अधिनियम
भाई पहले आता है उसके बाद में पास होता है, ठीक है। जैसे हम जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक्ट है ये है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, लेकिन ये लागू कब हुआ था? ये 2006 में, शायद 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, है ना। लागू बाद में होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो अधिनियम है हमारा, ये क्या है, ये 2019, नाम इसका 2019 है, लेकिन ये लागू कब हो गया था? 2018 से, यानी पहले से ही। उसका रीज़न क्या है कि पहले ये जो था आपका लोकसभा में आया, है ना। कोई भी बिल होता है या कोई भी भाई जो अधिनियम होता है वो पहले क्या एक बिल होता है जब तक वो पास नहीं होता है। बाद में जब वो पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये बिल सबसे पहले लोकसभा में पास किया गया, लोकसभा में ये बिल क्या हुआ? पास हो गया बहुमत से। फिर उसके बाद में, है ना, इसको मतलब मत मिल गया कि हाँ ठीक है ये बिल ठीक है, इसको पास कर दिया गया लोकसभा में। लोकसभा के बाद में बिल जाता है राज्यसभा में। अब क्या हुआ, ये जो बिल था ये 2017 में आया था, ठीक है। 2017 में आने के बाद में, लेकिन ये लोकसभा में तो पास कर दिया गया उसके बाद में, लेकिन ये राज्यसभा में नहीं पास हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये राज्यसभा में पास किया गया। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद में फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति ने फिर उसको सहमति अपनी प्रदान कर दी और ये बिल जो है वो हमारा एक अधिनियम या एक्ट बन गया। तो ये जो है ये पहले से ही प्रभावी हो गया था, आपका जो अधिनियम है ये सन 2018 से ही लागू हो चुका था, ठीक है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 सितंबर 2018 से ही लागू हो गया था ये अधिनियम आपका। ओके, नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त परिवारों की मिताक्षरा और दाय भाग प्रणाली की भिन्नता को किस हिंदू व्यक्ति कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? ठीक है, देखो दो तरीके के हमारे यहाँ चीज़ वो चलते थे, कह सकते हो दो तरीके के नियम थे, एक मिताक्षरा और दाय भाग। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में तुम लोगों के ग्रुप में भेज देंगे कि मिताक्षरा और दाय भाग है क्या, ठीक है, तब उसको पढ़ लेना। यहाँ बताएंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो उन्होंने पूछा ये दो जो अलग अलग प्रणालियाँ थी इनको कौन सा कानून ला करके ख़त्म कर दिया गया और सबके लिए एक सा कानून बना दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ठीक है। ये जो है मिताक्षरा और दाय भाग, ये दो भारत में दो अलग अलग तरह के उत्तराधिकार से संबंधित कानून थे, ठीक है। दो मतलब व्यक्तिगत तौर पर इन लोगों ने चला रखे थे, फिर क्या हुआ कानूनी रूप से दोनों को ही हटा करके और केवल एक कानून लेके आया गया, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ओके, ये याद भी रखना है, ये अलग से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि यह नियम कब आया था, 1956 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम महिला, यही जो अभी हमने पिछला भी पढ़ा था, वो जो हमारा कब लागू हुआ था, ये वाला 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ था, ठीक है, यही वाले अधिनियम की बात हो रही है यहाँ पे भी। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ट्रिपल तलाक था ना आपका, वही इसमें ख़त्म किया गया था, उसी को अवैध घोषित किया गया था। ट्रिपल तलाक का क्या मतलब है? मुस्लिम्स में क्या होता है उनके कानून में कि पुरुष 3 बार तलाक कहकर महिला को तुरंत ही वहाँ पे ऑन द स्पॉट उसको तलाक दे सकता था, वही चीज़ यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। इस जो ये अधिनियम आया था उसमें ये ट्रिपल तलाक जो था यही ख़त्म किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 तलाक को अवैध घोषित करना इसका उद्देश्य था, ठीक। नेक्स्ट है, वर्ष 1992 में किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन प्रदान किया गया? हम लोग को पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। ये अलग से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में कितने % आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, 33%, ठीक है, 1/3 आरक्षण दिया जाता है, ठीक। यानी कि अगर 3 सीट हैं तो उसमें से 1 सीट पे कौन होगा? महिला होगी, ये बात। ओके, तो ये किस संशोधन के द्वारा ये चीज़ लागू करी गई थी? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, और नगर पालिका में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। और कब आया था? ये वर्ष 1992 में आया था। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लो, ये तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम के लिए, तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो ना, इन सब में ये मिलेगा। ये केवल समाजशास्त्र का ही एक कह सकते हो स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इनको बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, तैयार करो, इनको याद रखो हमेशा, ठीक है ना। और प्लस आपके जानकारी के लिए तो, जनरल नॉलेज के लिए तो ये है ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का उद्देश्य क्या था? अब ये जो अधिनियम आया था ये क्यों आया था, किसी को पता है? देखो,
अब हमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, नहीं। महिलाओं के लिए आश्रय गृहों की स्थापना, ये भी नहीं है। ये जो अधिनियम आया था उसका उद्देश्य था लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण, यानी कि अभी तक आरक्षण पंचायती राज में तो मिलता था, ठीक है, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। तो ये जो अधिनियम आया था आपका 2023 में, क्या नाम है इसका, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था, लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। ओके, ध्यान रहेगा, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। जैसे पंचायती राज याद रखना है, प्लस ये भी याद रखना है, लोकसभा और विधानसभा, ठीक। नेक्स्ट है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा बालिकाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने निम्नांकित में से कौन सी योजना लागू की। अब यहाँ पे क्या, कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं को सुरक्षा देने के लिए, यानी जिसमें क्या है, देखो ये क्या होता था कि कुछ हमारे यहाँ ऐसी जगहें हैं भाई जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, प्लस रूढ़िवादी सोच के हैं, तो वहाँ पे क्या होता था कि जब पता चला कि जो है एक लड़की है, कन्या है भ्रूण में, यानी उनको पता चला कि हाँ एक जो बच्चा होने वाला है वो क्या है, वो एक बेटी है, लड़की है, तो वो क्या करते थे, उसको गर्भ में ही उसको मार देते थे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि लड़की होने पर, लड़की पता चल गई कि हाँ गर्भ में क्या है, एक लड़की है, इसलिए उनको गर्भ में ही उस बच्चे को उन्होंने मार दिया। भ्रूण होता है ना, भ्रूण है ना, यानी कि जो अभी जन्मा नहीं है वो, ठीक है, तो उसको भ्रूण में ही मार दिया। प्लस अगर बच्चा हो गया है और वो लड़की हुई है तो बाद में भी मार देते थे, ठीक है, उसके रीजंस उनके जो भी हों, ठीक है। तो उसी चीज़ को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या करा था, एक योजना चलाई थी। क्या नाम दिया था उसको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यही मतलब है कि हाँ वो जो आप भाई बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स थी, है ना, जिसमें क्या है, ये पता करके कि हाँ गर्भ में लड़का है या लड़की है, पता किया, उसके बाद में क्या करा, उस बच्चे को मार दिया अगर वो लड़की होती थी, ठीक है। तो इसीलिए तो अब जो है ये टेस्ट करने पे भी रोक लगी हुई है ना। अगर कोई करेगा, कोई भी डॉक्टर ये बताता है कि लड़का है घर में या लड़की है, तो उसको भी क्या होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो उसको लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन योजनाओं से रिलेटेड मैंने एक पीपीटी भी तैयार करी है, अगर किसी को भी कोई भी समस्याएं आ रही हैं उसमें, ठीक है, तो हम चाहें तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, अदरवाइज़ आपको ग्रुप में भेज देंगे, तो उसको पढ़ लेना अच्छे से इन सारी योजनाओं के बारे में, है ना। उसमें पूरा डिटेल में लिखा है कि ये योजना कब आई थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाँ ये योजनाएं जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये योजनाएं, ये देखो नीचे और भी तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं, ये कब आई थी और ये किनसे रिलेटेड हैं सारी, ठीक है ना। मैंने जो तुम लोगों को असाइनमेंट दिया हुआ है, वो असाइनमेंट में भी तुम्हें ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें जो आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, उसमें एक टॉपिक आपका ये भी है कि सरकार के प्रयत्नों को बताइए। तो सरकार के प्रयत्नों में आप ये सारी योजनाओं को उसमें मेंशन कर सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, कन्या सुरक्षा योजना है, जो भी सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने चला रखी हैं, आप उसमें उसको मेंशन कर सकते हैं, उनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम भेज देंगे, तो उसको पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यूपी गवर्नमेंट की, उसमें बालिकाओं के जन्म को और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सन 2024 में कौन सी योजना आरंभ की गई। इसका आंसर हो जाएगा कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। अब ये देखना इस योजना में है क्या क्या, ठीक है, क्या धनराशि मिलती है या क्या मिलता है, बच्चे के जन्म पे क्या मिलता है, फिर उसको शिक्षा के लिए कितने पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस योजना का क्या नाम है, कन्या सुमंगला योजना। तुम लोग को पता भी होना चाहिए, बहुत सी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं जिसके बारे में पता ही नहीं होता, आप उसका लाभ ले सकते हैं लेकिन पता ही नहीं है, ठीक है। तो इनको पढ़ो ताकि पता चले। क्या नाम है, कन्या सुमंगला योजना, किसकी योजना है, यूपी गवर्नमेंट की योजना है, और किससे रिलेटेड है, बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए है, ठीक है। कब आई है, सन 2024 में, यानी कि अभी बिल्कुल रिसेंट है ना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री समर्थ योजना 2017 की है, का निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य सही है, यानी कि ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, अब आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा युवा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, ठीक है। ये जो 2017 में ये जो योजना आई है आपकी प्रधानमंत्री समर्थ योजना, ये किससे रिलेटेड है, जो यंग वुमेन है उनको स्किल ट्रेनिंग देना, है ना, उनको कौशल प्रशिक्षण देना, उन्हें सिखाना ताकि वो उससे रोजगार पैदा कर सकें, ठीक है, वो उससे अपना आर्थिक सशक्तिकरण हो सके उनका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका। नेक्स्ट है,
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता योजना को ग्रामीणों द्वारा किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? देखो पूरा है आपका, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट स्कीम। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? देखो इन्होंने पूछा है कि इसका संक्षिप्त नाम, ठीक है, शॉर्ट नेम क्या है इस योजना का? देखो ए एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, क्या हो गया ए से? ए, इसका एस एच ए, क्या नाम है? आशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आशा। ठीक है, जो सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता योजना है ग्रामीणों द्वारा, उन्होंने उसको क्या नाम दिया गया है? आशा नाम दिया गया है। ठीक है, क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट स्कीम। ओके, नेक्स्ट, किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं? अब बताओ, ये एक मैंने पिछली बार भी एक असाइनमेंट दिया था, उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि जो गैस कनेक्शन उसमें पूछा हुआ था, उसने उस योजना का ही नाम लिखा था, पर उस योजना में ये नहीं लिखा था कि महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। उसने क्या लिखा था कि उसमें जो है क्या बोला था उसने कि लड़कियों की मतलब खरीदा बेचने से संबंधित है ये योजना। तो उसने बहुत उसमें गलत हुआ। एक बच्चे ने नहीं, बहुतों ने लिखा था, क्योंकि सबने उसको कॉपी किया हुआ था। तो बच्चों पहले जान लिया करो कि आप क्या लिख रहे हो, कॉपी मत किया करो एक दूसरे का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो एलपीजी गैस कनेक्शंस हैं वो महिलाओं को किस योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं? वो है आपकी उज्ज्वला योजना। ठीक है, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2017। कंफ्यूज नामों को ध्यान से समझ के लिखना। ठीक है, और ये ध्यान रखना किस सन में आई है। क्या है? मातृ वंदना योजना 2017 को किस दूसरे नाम से संबोधित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना। ठीक है, मातृ वंदना योजना ना, यानी कि माता की एक तरीके से पूजा करने वाली योजना कह सकते हो। तो किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता, यानी कि जब कोई भी महिला जो है गर्भवती होगी तो उसकी सहायता के लिए योजना चलाई गई है। ठीक है, मातृ वंदना योजना कब आई थी? 2017 में। इसको उससे कंफ्यूज मत करना जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आया था। ठीक है, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण से जो संबंधित है महिलाओं के, है ना, ये अलग है। ये नारी वंदना योजना है, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, अलग अलग है और सन याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आपातकालीन सहायता देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर पूछा है, कहाँ का? यूपी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो सकता है बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा, और नहीं पता है तो बच्चों पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस आप कहीं अटक जाते हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको समझ नहीं आ रहा आप किसे फ़ोन करो, क्या करो। ठीक है, तो ये इमरजेंसी नंबर आप तुरंत डायल कर सकते हो। कौन से नंबर हैं? 181 और 1091। ठीक है, महिला सहायता के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में से मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है ना, क्या है? मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। ओके, ये कब मनाते हैं हम? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से खूब पूछते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम इस एग्ज़ाम से तो है ही, उसकी दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये तुम्हारे बाकी आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार के मुद्दे पर पहला विश्व अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया? अब यहाँ किसकी बात हो रही है? ये जो मानवाधिकार का मुद्दा है ना, ह्यूमन राइट्स का ये जो आपका मुद्दा है, इसको लेकर के एक सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझा करो। संयुक्त राष्ट्र ने आयोजित किया पहला अधिवेशन, किससे रिलेटेड है? मानवाधिकार के मुद्दे से रिलेटेड है। ये कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था 1966 में। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रखना, ये पहला अधिवेशन विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित 1993 के घोषणा पत्र को कहा जाता है? यानी कि 1993 में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक पूरा घोषणा पत्र तैयार किया गया। ठीक है,
एक घोषणा पत्र आया उसको किस नाम से और बुलाया जाता है? ये है वियना घोषणा पत्र बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि वियना घोषणा पत्र या वियना डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये मानवाधिकारों से रिलेटेड है। ओके, ह्यूमन राइट से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छा सॉरी, ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चंस रखते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, उनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे और इसमें अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, तो उसको मुझे बता देना। और प्लस ये है कि हम जो ग्रुप में कुछ आपकी फ़ोटोज़ या फिर कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके, है ना, जो सारे के सारे हमने यहाँ इसमें हम डिस्कस नहीं किए हैं, हमने इसमें से कुछ केवल डिस्कस किए हैं, लेकिन बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं, बहुत से अनुच्छेद हैं जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उनके अधिकारों को संरक्षित करते हैं, उनके बारे में हम एक PDF भेज देंगे, तो उसको तुम लोग पढ़ लेना अपने आप, ठीक है ना। और कहीं कोई समस्या हो तो वो मुझे बता देना। अच्छा, ठीक है, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।